हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो काफी इंटरेस्टिंग है और आप कह सकते हो कि ये आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी सिलेबस का जो आपका सेकेंड बुक है उसका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सेकेंड बुक है ना। हम लोगों ने क्या किया भाई, पहला बुक फिनिश कर लिया, सेकेंड बुक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसका पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। क्या है बच्चे? रे ऑप्टिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। काफी लंबा, काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके बच्चों, और इसमें काफी कंसेप्ट्स जो हैं उसको कंसेप्चुअल चैप्टर है, आप ये कह सकते हो। ये है ना, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ साथ मीन्स जो टॉपिक जिस दिन कंप्लीट होता है उस दिन उस टॉपिक की चीजें, उस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके पॉसिबल उनको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है। थोड़ी सी चीजें आप प्लस का माइनस या थोड़ा सा भी साइन कन्वेंशन में भी अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा बेटा, सब कुछ पता होते हुए भी। इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है इस चैप्टर में, बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होगा, अच्छे से याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चे इसको बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, टाइम दे करके पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे, जरूर आएगा, अच्छे से आएगा। बहुत बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, बट हमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है बच्चे कि इसको हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, थोड़ा 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 करके हम लोग क्लास 8 में थोड़ा पढ़े, क्लास 10th में थोड़ा पढ़े और आज हम लोग फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटे, तो ऑप्टिक्स के बारे में हमें बेसिक नॉलेज है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है क्लास 10th में, उसी चीज को आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले ये समझेंगे बेटा कि ऑप्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स। तो जैसा कि पता है बेटा आपको कि जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स क्या होता है बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में, और फिर फिजिक्स को हमने क्या किया है, छोटे छोटे ब्रांचेस में बांट दिए हैं। ठीक है, उनमें से एक ब्रांच है हमारा ऑप्टिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। ठीक है, किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइट के नेचर, उसके फेनोमेना वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके बच्चे, तो चलो बात करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of nature of light and its natural phenomena is known as optics। क्लियर है बच्चे? तो ये रही बात ऑप्टिक्स की। ठीक है बच्चे, ऑप्टिक्स को फर्दर हमने दो पार्ट में बांटा है बेटा। ऑप्टिक्स को हम लोग फर्दर दो चैप्टर्स में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ऑप्टिक्स एक को हम लोग बोलते बेटा रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एक को बोलते बेटा हम लोग वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। क्लियर? ये दो फिर हमने ऑप्टिक्स के पार्ट किए। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या मान के चलते हैं बेटा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी इसका मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर होता है। ठीक है बच्चे, चलो तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ऑप्टिक्स का जैसे मैंने बोला दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आपकी एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है बेटा वो है रे ऑप्टिक्स, मीन्स सेकेंड बुक का जो पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स,
और दूसरा चैप्टर जो है वो है बेटा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, क्लियर है बात? तो चलो एक एक करके है ना बात करेंगे। पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो रे ऑप्टिक्स होगा बेटा। तो टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर रे ऑप्टिक्स और यू कैन से जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चे, शुरुआत करते हैं। तो बेटा जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, ओके, तो वहां होती है बात, एक ऑब्जेक्ट होती है और फिर उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है बेटा, इमेज बनता है। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्टिक्स में दो टर्म्स यूज होते हैं वो है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये होता क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज? चलो बात करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का जो सोर्स होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अच्छा, अब ये सोर्स ऑफ लाइट ऐसा हो सकता है, लाइट के सोर्स दो प्रकार के हम मान सकते हैं बेटा। एक जिसके पास खुद की लाइट हो, मतलब सेल्फ ल्यूमिनेटेड हो, सेल्फ ल्यूमिनेटेड। ठीक है, और दूसरा जो जिसके पास खुद की लाइट नहीं है बट वो किसी दूसरे के लाइट को दे रहा है। कैसे, हाउ? जैसे कि बेटा मान लो अगर मैं यहां पे एक मिरर रखता हूं, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं यहां पर मिरर रखता हूं तो ये मुझे इस बोर्ड का इमेज इस मिरर में बनेगा, क्लियर सी बात। तो कैसे बना बेटा, क्योंकि वो सोर्स है, ये जो मरकरी दिख रहा है, ट्यूब लाइट दिख रहा है, तो वो सोर्स है, वहां से लाइट निकल रही है, ये पता है हमें। लेकिन बोर्ड से लाइट नहीं निकल रही है, ये भी पता है हमें। तो फिर ये बोर्ड का इमेज कैसे बना बेटा, क्योंकि वहां से लाइट पहले इस पे टकराई और फिर इससे टकरा करके मिरर पे पड़ी। ठीक है बेटा, तो यहां से इस बोर्ड से लाइट आ रही है ना, भले इसका खुद का नहीं है, ठीक है बेटा, भले इसका खुद का नहीं है बट आ रही है ना, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है बेटा, सोर्स ऑफ लाइट। डिपेंड कर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो लाइट उसका खुद का है या फिर वो किसी और का लाइट हमें हमारे तक पहुंचा रहा है, मतलब मिरर तक पहुंचा रहा है। क्लियर है बच्चे, मिरर हो या क्या बोलते हैं, मिरर हो या फिर लेंस हो, दैट मीन्स कि हम मिरर और लेंस को कंबाइनली हम लोग बोल सकते हैं बेटा ऑप्टिकल एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल एलिमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हुआ सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, जनरली सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट जो होगा ना, ऑब्जेक्ट अपन उसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपन दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक को बोलते हैं बेटा रियल ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटा, यहां से चीजें थोड़ी बदलने लगी है ना। पहले जब हम छोटे थे यानी क्लास 10th में थे तो हम लोग क्या सीखा करते, सर इमेज के वर्चुअल और रियल हुआ करते, तो ऑब्जेक्ट का कहां वर्चुअल और रियल हुआ करता था, है ना। बट यहाँ देखो ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है बेटा, रियल और वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। सवाल उठता है कि हम किसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे और किसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चे, तो जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटे, ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट क्या हो रहा है, इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, मतलब वहां से लाइट क्या हो रही है, इसको बोल सकता हूं मैं, इमेनेट हो रही है, इमिट हो रही है। ठीक है, स्टार्ट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से लाइट और यहां से निकल करके ये क्या हो रहा है बेटा, डाइवर्ज हो रहा है। तो जहां से लाइट क्या आ रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज आउट हो रहा है, या क्या बोलते हैं, ओरिजिनेट हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। जिस पॉइंट से, है ना, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट इमर्ज आउट हो रहा होगा, क्लियर है, डाइवर्ज आउट हो रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट का मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा, दी ऑब्जेक्ट from which light
diverge out light diverge out the object from which light diverge out or emerge out is called real object. क्लियर है बेटे? इसको कहते हैं हम लोग रियल ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है बेटा, मान लो यहां पर हमने एक मिरर रख दी बेटा, हाँ ध्यान से देखना, यहां पर अगर हमने एक मिरर रख दी, एक लाइट रे मान लो बेटा यहां से ऐसे आ रही है और एक लाइट रे मान लो ऐसी आ रही है, ठीक है। ओके बच्चे, एक मिरर हमने मान लो इस तरीके से रख दिया, तो आपको पता है बेटा, है ना, आपको पता है मिरर क्या करने वाला है बेटा, रिफ्लेक्ट करने वाला है ना। मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये वाला इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वाला इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, इमेज। लेकिन अगर मैं इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाऊं ऐसा, इस तरीके से, तो देखो यहां पर आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे क्या हो रहे हैं, इस जगह पर मिल रहे हैं। क्या सच में मिल रहे हैं बेटा? सच में नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि लाइट मिरर को कभी पार नहीं कर सकता, लाइट मिरर को कभी पार नहीं कर सकता। बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये कहीं यहां पर मिल रहा है। ठीक है बेटे, ठीक है। तो यहां पर देखो लाइट रे क्या हो रहे हैं, एक जगह पर कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, रियल है क्या? सच में मिला था क्या? सच में नहीं मिला था। यहां पर क्या हुआ है, सच में नहीं मिला है, बल्कि ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वहां कहीं पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाता है इसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, जहां पर लाइट रे क्या हो रहे हो, कन्वर्ज हो रहे हो। क्या हो रहे हो, किसी पॉइंट पर अगर लाइट रे क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो उस पॉइंट सोर्स को अपन क्या बोल देंगे, वो जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो बिहेव करेगा लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ लाइट रेज appears to converge at a point, then this point act as virtual object for the optical element। उस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए वो जो पॉइंट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के भी रियल और वर्चुअल हो सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गया? तो बेटा हमने जो क्लास 10th में पढ़ा था ना, क्लास 10th में जो पढ़ा था वहां सिर्फ हमने क्या लिया था, सारे के सारे रियल ऑब्जेक्ट्स लिए थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हमने एक भी नहीं लिया था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा नयापन आ गया भाई, थोड़ा चीजें ऐड हो गया, है ना। याद करो मैं क्लास 10th में आप लोगों को बोला करता था बेटा आगे जब आप चलोगे तो यही सारी चीजें पढ़नी होती है, बस आपको थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, थोड़ा हायर लेवल की चीजें पढ़नी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने पीछे पढ़ा है वो खत्म हो जाता है, उसका यूज आज भी है। ठीक है कि नहीं? तो चलो आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद हम लोग जो दूसरा टर्म सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऑप्टिक्स में वो है बेटा इमेज। ठीक है, तो अब ये इमेज क्या होता है? इमेज होता है बेटा, जैसा कि हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट का ही तो इमेज बनेगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट का ही इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला भाई, सोर्स ऑफ लाइट बोला। तो जब सोर्स ऑफ लाइट है ये, तो यहां से लाइट निकलेगी किसी ऑप्टिकल एलिमेंट पर। ऑप्टिकल एलिमेंट मतलब वो मिरर हो सकता है, वो लेंस हो सकता है, किसी मिरर या लेंस पर पड़ेगा। अगर मिरर पे पड़ा तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर लेंस पे पड़ा तो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा।
अपीयर टू मीट और विल मीट। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ऐसा होगा उस पॉइंट पर क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। क्लियर है? तो व्हाट इज इमेज? इमेज मीन्स, इमेज का डेफिनेशन हो गया बेटा कि व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम any optical element meet or appear to meet at some point, then that point is called image। ठीक है बच्चे, तो चलो इमेज की बात करते हैं, डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर reflection or refraction from any optical element meet or appear to meet at some point, that point is called image। that point is called image। तो इमेज वो पॉइंट होता है जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट रेज मीट करते हैं या मीट करता हुआ अपीयर होता है, प्रतीत होता है। क्लियर है बच्चे? तो ये हो गया बेटा इमेज। इमेज के भी टाइप्स होते हैं, इमेज। ओके बच्चे, इमेज के भी दो टाइप होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटे, तो ये हो गया इसके दो टाइप्स। ओके, तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो भाई रियल इमेज क्या हो जाता है, जब लाइट रेज सच में किसी पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब इन रियल किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, तो बेटा वो क्या कहलाता है, रियल इमेज कहलाता है। क्लियर है बेटे? और इसको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसको आप क्या कर सकते हो बेटा जो आपके स्क्रीन है उस पर इसको प्राप्त कर सकते हो, स्क्रीन पर ये मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है उसको आप स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो बेटा रियल इमेज हो गया द इमेज विच कैन बी obtained on the screen is called real image। आगे बेटे बात समझ में, the image which can be obtained on the screen is called real image। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? और जो रियल इमेज होता है बेटा, रियल इमेज वो क्या होता है बेटा? अच्छा, ये अभी पहले हम लोग क्लास 10th में पढ़ा करते थे कि रियल इमेज जो है वो क्या होगा बेटा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ पर चीजें काफी पलट जाती है, काफी कंफ्यूजन भरा हो जाता है। क्या कंफ्यूजन? अब ये डिपेंड करेगा कि रियल इमेज का नेचर कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, ऑब्जेक्ट रियल था या वर्चुअल था। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा अपने को। जनरली इन जनरल हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर रियल ऑब्जेक्ट है उसका रियल इमेज बना है, रियल ऑब्जेक्ट का अगर रियल इमेज बना है तो वो पक्के से इन्वर्टेड होगा, तब हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो क्या होगा बेटा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो आगे बढ़कर करके वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अभी तो हम फिलहाल इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, वर्चुअल इमेज इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग इस इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो द इमेज which cannot be obtained on screen is called virtual image। तो
तो आपको समझ में आ गया बेटा रियल इमेज मतलब रियल इमेज जिसको आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हो, और वर्चुअल इमेज वो हो गया जिसको आप स्क्रीन पर पा नहीं सकते। क्लियर है? तो ये दो प्रकार के इमेज होते हैं बेटा। इसके बारे में और भी चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे। बढ़ाते हैं हम लोग अपनी क्लास को आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जैसा कि मैंने बोला बेटा, लाइट जो है, लाइट के कई सारे फिनोमेना होते हैं, बहुत प्रकार के ये है ना फिनोमेना को शो करता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट दो फिनोमेना है, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है? तो जो अपना रे ऑप्टिक्स होता है वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर किस पर बेस्ड है? यही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है? तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ये अभी काफी लंबा चलेगा, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी काफी लंबा है। दोनों अच्छे खासे टाइम लेते हैं, तो इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट या फिर किसी सोर्स मान लो कोई सोर्स है, वहां से लाइट आती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो हमारे आईज पर आती है, तो हम उसको क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ऐसा हमने क्लास 10th में या पहले के क्लासेस में पढ़ा है कि कोई है ना, आपको बताया जाता है, टीचर्स आपको बताते हैं कि बेटा किसी ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पाते हैं? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर कहीं से लाइट आती है, टकराती है, और टकराने के बाद हमारे आंखों के ऊपर आती है, तब हमें देखने की अनुभूति होती है, सेंसेशन ऑफ साइट होती है। क्लियर है बच्चे? तो ये जो लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकराना और टकरा करके फिर वापस आने का जो नेचर है ना, प्रॉपर्टी है, इसको अपन कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So what is reflection of light? Bouncing back of light rays from any surface. किसी सरफेस से, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके लाइट का बाउंस बैक कर जाने की जो प्रवृत्ति है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलो तो इसका डेफिनेशन लिख लेते बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। ठीक है बेटे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटे? इसको अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वेरी गुड। तो हमें समझ में आ गया बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मान लो बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बुक है, ओके, यहां पर लाइट आई और टकरा करके इस तरीके से वापस चली गई, तो ये टकरा करके वापस जाना क्या कहला गया बेटा? रिफ्लेक्शन कहला गया। ठीक है? तो हमें समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, जब बेटा ऐसा घटना घटता है, ऐसी घटना घटती है कि एक लाइट रे आती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकरा करके वापस चली जाती है, ठीक है, तो इस दौरान एक नियम का पालन होता है, कुछ नियमों का पालन होता है। ठीक है? सम लॉज आर डेफिनेटली फॉलोड। ठीक है? ऐसे नियमों को, ऐसे रूल्स को, लॉज को अपन कहते हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बचपन से पढ़ते आए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बेटे आपको जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो शायद आपको बचपन याद आ जाएगा, है ना, जब आप ये टॉपिक बड़े मजे से पढ़ा करते थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से है ना आपको इंटरेस्ट आना चालू होगा क्योंकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बेटा एक सरफेस ले लिया हमने, ठीक है बेटे, ये एक मैंने सरफेस ले लिया, तो ये वाला जो सरफेस है वो कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके बेटे, अब इस पर क्या हो रहा है? हमने एक लाइट रे को यूं इंसिडेंट कराया,
ठीक है बेटे, यहां पर हमने एक लाइट रे को क्या किया, इंसिडेंट कराया। तो मान लो इसको नाम रखा हमने ए और इसको नाम रखा बेटा ओ। तो जो लाइट रे किसी सरफेस पर फॉल करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। बहुत ही कॉमन सा बात है। तो ये ए ओ जो है वो क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट रे। ए ओ इज इंसिडेंट रे। ठीक है बेटे, अब जिस पॉइंट पर गिरा उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो पॉइंट ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस के परपेंडिकुलर खींची गई एक इमेजिनरी लाइन को अपन कहते हैं बेटा नॉर्मल। ठीक है, अगर मैं एन बोल दूं तो एन ओ जो है वो क्या है बेटा, नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। तो ये हो गया बेटा नॉर्मल। अब देखो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब बेटे ये लाइट जो है क्या होगा, लाइट रे इसकी तो नेचर है कि ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकरा के ये यूं क्या हो जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसको नाम रखा मैंने बी। तो ओ बी जो है वो क्या हो गया बेटा, ओ बी जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ओ बी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटे, अब देखो यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, किसके किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। सो एंगल आर हियर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटे, तो ये सारी चीजें हमको ये सारे टर्म्स यहां पर यूज हो रहे हैं। और इन सारे टर्म्स का क्या मतलब है हम बचपन से जानते आए हैं, फिर भी मैंने बताया आपको। जो लाइट फॉल करेगी, जो लाइट रे, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो बाउंस बैक करेगी उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस के परपेंडिकुलर डाली गई एक इमेजिनरी लाइन को नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थे जो हमें याद करने होते हैं, पता होने होते हैं, और आपको अच्छे से पता होगा, आई एम श्योर। ठीक है बच्चे, तो हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटे, सेम प्लेन पर होते हैं। तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane। जैसे कि बेटा यहां पर मैंने इन सारी चीजों को किस प्लेन पर ड्रॉ किया है, बोर्ड प्लेन पर ड्रॉ किया है। तो इस बोर्ड में ही ये है, इस बोर्ड पर ही ये है और इस बोर्ड पर ही ये है। तीनों के तीनों सेम प्लेन पर हैं। ठीक है, ऐसा आपको बताया गया है। या फिर आप ऐसे समझो कि अगर मैं इसको प्लेन मानूं और इसको मिरर समझूं। ठीक है बेटे, इसको प्लेन समझूं और इसको मिरर समझूं, तो लाइट रे यूं आएगी बेटा, ये नॉर्मल हो जाएगा और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो प्लेन है इसी पर इंसिडेंट हुआ, इसी पर नॉर्मल पड़ा और इसी पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सभी की सभी तीनों की तीनों चीजें क्या होंगी, सेम प्लेन पर लाई करेंगी। ये कहना चाह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलो बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू angle of reflection, angle R, that is angle I equals to angle R। ठीक है बेटे, ये क्या होगा, हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ R। ओके, अच्छा इधर देखो बेटा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल को, इसको बोलता हूं बेटा थीटा आई। ठीक है बेटे, नॉर्मल के साथ अगर आपने इंसिडेंट रे का एंगल देखा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन अगर इंसिडेंट रे का प्लेन के साथ है ना, मिरर प्लेन के साथ या रिफ्लेक्टिंग प्लेन के साथ अगर एंगल देखा तो इसको बोलते हैं बेटा ग्लांसिंग एंगल। व्हाट इट इज कॉल्ड, ग्लांसिंग एंगल। कभी कभी ये वर्ड भी यूज होगा तो आपके माइंड में रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटे, सिमिलरली देखो इस तरफ भी एंगल बन रहा है, इसको बोलता हूं थीटा आर, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये तो क्लियर है बेटा, चूंकि ये और ये बराबर है तो ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जो है बेटा बराबर होता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर है बेटे, तो ये चीज भी आप माइंड में रखना। ठीक है, ये और ये एंगल भी बराबर होता है और ये एंगल भी आपस में बराबर होता है। क्लियर है ये बात, ओके। चलो आगे बढ़ते बेटे, स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो क्या होगा, क्या मतलब हुआ भाई, अगर ये मिरर है, लाइट रे कुछ यूं इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो लाइट रे यू इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट रे हो गया, जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हुआ वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इस पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो इसी पर लाई कर जाएगा बेटा। अगर ये इसी पर लाई कर जाएगा तो इस कंडीशन में, यानी नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल आई कितना है, तो जैसा कि आपने सर बताया है हमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। सो द normal and incident ray are both lying on the same line, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, ऑब्वियसली जीरो होगा। सो एंगल आई इन दिस केस इज जीरो। अच्छा, आपको पता है बेटा जब एंगल आई जीरो है तो एंगल आर को भी बराबर होना पड़ेगा बेटे, तो बराबर होना पड़ेगा मतलब एंगल आर को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब रिफ्लेक्ट होकर के भी किस पे जाना पड़ेगा, उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा जैसे ये आया था। तो जब भी बेटा नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो लाइट रे क्या हो जाता है बेटा, लाइट रे क्या हो जाता है, रिट्रेस बैक हो जाता है, मतलब सेम रास्ते पर वापस मुड़ जाता है। क्लियर है बेटे, तो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा लाइट रे क्या हो जाएगा, सेम पाथ पर बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट रे बाउंस बैक ऑन सेम पाथ, उसी पाथ पर वो बैक हो जाता है, उसी पाथ पर वो बैक हो जाता है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। ठीक है बच्चे,
टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से पता है बेटा, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ सी, ये दो टाइप के होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे हम लोग इसके। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस पर मैं क्या करता हूं, पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराता हूं। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराता हूं। और अगर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जाता है, तो आपको क्या दिखा बेटा? आपको क्या दिख रहा है कि हमने जो रे इंसिडेंट कराया था वो सभी क्या है, पैरेलल है, और जो रे रिफ्लेक्टेड हुए वो भी क्या है, सभी आपस में पैरेलल है। जब भी ऐसा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यानी डेफिनेशन हो जाएगा, इफ अ पैरेलल beam of light after reflection या फिर इसको क्या बोलूं मैं, if a parallel beam of light after reflection reflects in same direction, it is called regular reflection। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये सभी के सभी देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है? दूसरा जो टाइप होता है बेटा वो होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। या फिर इसको हम लोग कहीं कहीं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन लिखा भी देखते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है ये? इसमें क्या होता है बेटा, अगर हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इस पर इंसिडेंट कराएं, ठीक है, अगर हम इस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी के सभी सेम डायरेक्शन में नहीं जाकर के कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ऑल ऑफ देम आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो ऐसे वाले जो रिफ्लेक्शन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटे, तो if a parallel beam of light falls on, और ऐसा कब देखने को मिलता है बेटे? ऐसा कब देखने को मिलता है? जब आपका ये जो सरफेस है ना वो रफ होगा, रफ और सॉफ्ट, रफ या सॉफ्ट सरफेस होगा तो ऐसा होता है। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स on a rough or soft surface, okay, if a parallel beam of light falls on a rough or soft surface, then after reflection they move in different direction, different direction. It is called irregular reflection. This is called irregular reflection। आपको समझ में आ गया बेटा irregular reflection कैसे होता है? इस तरीके के बना लोगे। इसके पीछे जो मैंने बताया रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसमें जो सरफेस होना चाहिए वो हार्ड एंड स्मूथ होना चाहिए। हार्ड एंड स्मूथ, उसमें लिख लेना कैसे होनी चाहिए सरफेस, हार्ड एंड स्मूथ।
इसमें कैसा होना चाहिए सरफेस, रफ एंड सॉफ्ट, रफ एंड सॉफ्ट। रफ एंड सॉफ्ट सरफेस रहेगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। स्मूथ पॉलिश्ड और हार्ड सरफेस रहेगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, पहला वाला। ठीक है बेटे, तो ये दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो बेटे, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, उसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, क्या हम उसका कोई वेक्टर फॉर्म भी देख सकते हैं? जैसा कि मैंने बोला बेटा, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 10th में पढ़ा, उसके पहले भी हो सकता है क्लास 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर यहां पर आपने दोबारा पढ़ा, तो मैंने बोला बच्चे कि जो आप पहले पढ़ते हो वो तो यूज होता ही होता है, प्लस आपको कुछ थोड़ा सा एडवांस पढ़ना होता है। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने जो सिंपल तरीके से बचपन से पढ़ते आए थे वो तो हमने देखा ही, लेकिन इसको थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा और, है ना, इसको हायर लेवल पे ले जाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटे, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मान लो बेटे कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर हमने एक लाइट को यूं इंसिडेंट कराया। ठीक है, ये हो गया मेरा बेटा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। अगर मान लो बेटा कि मैं इंसिडेंट रे को एक यूनिट वेक्टर से दिखाता हूं ई आई कैप और रिफ्लेक्टेड रे को दिखाता हूं ई आर कैप, तो आपको जैसा कि पता है बेटा यूनिट वेक्टर किस काम आता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो ये डायरेक्शन बता रहा है इंसिडेंट रे का, ये डायरेक्शन बता रहा है रिफ्लेक्टेड रे का। प्लस आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। तो चूंकि मैं ऑलरेडी इसका यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, दैट मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन दिखा रहा है इधर, डायरेक्शन दिखा रहा है इधर, समझ गए। और ये वाला जो वेक्टर है इसको एन कैप यानी नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और एक वेक्टर हम लेते हैं अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, एक वेक्टर हम लेते हैं अलोंग द टेंजेंट, उसको बोल देता हूं मैं टी कैप। ठीक है बेटे, इसको बोल देता हूं मैं टी कैप। जैसा कि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, तो इसको मैंने थीटा ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये चीज पता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ूं तो इधर क्या आएगा बेटा, 1 cos थीटा नीचे की तरफ, और इसका क्या आएगा 1 sin थीटा नीचे की तरफ। वेरी गुड, तो इसको तोड़ रहा हूं मैं बेटा, इधर आएगा 1 cos थीटा और इसका आएगा इस तरफ 1 sin थीटा। तो ये वाला जो है वो देखो एन कैप के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब मैं ई आई कैप को लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, साइन थीटा, डायरेक्शन इसका क्या है बेटा टी कैप, और ये क्या है cos थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या है एन कैप के अपोजिट में यानी माइनस एन कैप। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सिमिलरली ई आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, ई आर कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा क्या 1 cos थीटा, तो ये हो गया ये 1 cos थीटा, और इधर चला जाएगा क्या बेटा 1 sin थीटा। तो जब मैं ई आर कैप को लिखूंगा, ई आर कैप को लिखूंगा तो क्या हो गया देखो sin थीटा टी कैप, sin थीटा टी कैप, और प्लस हो गया इस बार cos थीटा एन कैप, इक्वेशन नंबर 2। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो बेटे अब मैं अगर बोलूं कि आप करो भाई इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो चलो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा ई आर कैप माइनस ई आई कैप इक्वल टू ये और ये माइनस हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आई थिंक 2 cos थीटा एन कैप। ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर ए, है ना, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए। अच्छे बेटे अगर मैं ये करूं कि ई आई का कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालूं एन कैप के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट आपको जैसे कि पता है बेटा
इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा। एन कैप इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा कौन सा लोगे बेटा, ई आई वेक्टर और एन वेक्टर का। तो ई आई वेक्टर किधर है बेटा, इस तरफ है ना, इस तरफ ये है ई आई कैप का डायरेक्शन और एन कैप का डायरेक्शन इधर है। तो आपको जैसे कि पता है बेटा एंगल कौन सा लिया जाता है दो वेक्टर के बीच में, है ना, टेल टू टेल मिलाने से जो एंगल बनेगा वो, यानी ये वेक्टर लेना है, ये एंगल लेना है। तो देखो ये एंगल क्या हो रहा है बेटा, टोटल एंगल इज पाई, दिस इज थीटा, सो पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, ई आई और एन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा है। तो ये हो गया बेटा कॉस पाई माइनस थीटा। कहां पहुंच गए बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, माइनस ई आई डॉट एन कैप, ऐसा हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर यानी इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए, वहां पर अगर मैं इसको पुट करता हूं, ई आर कैप माइनस ई आई कैप इक्वल्स टू 2, और कॉस थीटा की जगह क्या रख दूंगा बेटा, ये माइनस इधर बाहर ले लिया मैंने, ई आई और एन कैप। देयरफॉर ई आर का कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई आई का कैप माइनस 2 ई आई का कैप डॉट एन कैप दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटे, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये जो है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चे, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट दिस, तो बहुत मस्त चीज था ये, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। क्लियर है, ई आर कैप इक्वल्स टू ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप। चलो इसके ऊपर हम लेंगे बेटा एक एग्जांपल और फिर आगे बढ़ेंगे। सी, क्वेश्चन कह रहा है बेटे कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर। एग्जांपल, ए रे ऑफ लाइट, ओके, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, इज इंसिडेंट on a plane mirror along a vector a I cap plus b j cap minus c k cap, a I cap plus b j cap minus c k cap। इस वेक्टर के अलोंग लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, द नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट इज अलोंग the normal on incidence point, the normal on incidence point is along I plus j cap upon root 2, I plus j cap upon root 2। Find a unit vector along the reflected ray. Find a unit vector along the reflected ray. Reflected ray के along एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ई आर कैप फाइंड करना है। ठीक है कि नहीं, आपको क्या फाइंड करना है, ई आर कैप फाइंड करना है। तो बेटा आपके पास देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, ई आर कैप इक्वल्स टू ई आई कैप माइनस 2 टाइम्स ई आई डॉट एन कैप। ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए बेटा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चाहिए। तो ये देखो इंसिडेंट रे का वेक्टर दिया हुआ है,
हमको क्या चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आपको यूनिट वेक्टर तो निकालना आता होगा बेटे, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो हमको पता है बच्चे कि अगर मुझे ई आई कैप का यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप का आप स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आता है ना आपको। तो ये देखो यूनिट वेक्टर निकल गया इंसिडेंट रे का, तो ये वाला टर्म आ गया बेटा हमारा। अच्छा, दूसरा चीज क्या करना है, ई आई और नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो नॉर्मल वेक्टर आपके पास क्या है, देखो आई प्लस जे बाय रूट टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ई आई डॉट एन कैप क्या करते थे बेटा, आई का आई के साथ और जे का जे के साथ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आई का आई के साथ कर दोगे तो ए हो जाएगा, प्लस ये बी हो जाएगा और सी का कुछ है नहीं, तो ये रह जाएगा बेटा रूट टू और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखो आ गया इसका ई डॉट एन कैप का वैल्यू। अब इन सारी चीजों को यहां पर पुट कर दो, तो देयरफॉर ई आर यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ई आई कैप की जगह क्या रख दो बेटा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? एक सेकेंड ना, कम सॉरी। सो यहां पर क्या आ गया बेटा, ई आर कैप आ गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप, है ना, ये हमने इसके बदले रख लिया। अब देखो माइनस माइनस क्या करना है आपको, 2 टाइम्स इसकी वैल्यू कहां है बेटी, इसकी बेटा इसकी वैल्यू, तो दिस इज, है ना, तो हो गया बेटा ए प्लस बी अपॉन रूट टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एन कैप। एन कैप कितना है बेटा, ये है, तो इनटू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। तो देखो बेटा ये रूट टू और ये रूट टू मिलकर के 2 हो जाएगा और ये 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो देखो क्या बच रहा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस सी के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस इधर क्या बचा देखो, a प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई प्लस जे कैप, ठीक है, आई प्लस जे कैप, ऐसा आ गया बेटा। तो आपको क्या दिख रहा है, नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो क्या हो जा रहा है आपका, कॉमन हो जा रहा है, तो उसको निकाल लो बाहर, ठीक है। तो ये देखो ई आर कैप इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन हो गया बेटे, और ये बचा ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ए प्लस बी आई कैप और माइनस ए प्लस बी जे कैप, ऐसा लिख सकता हूं मैं, माइनस ए प्लस बी जे कैप। बहुत अच्छे। अब क्या करूंगा बेटा, आई वाले को एक साथ ले जाता हूं, तो हो जाता है मेरा ए माइनस बी। सिमिलरली जे कैप को एक साथ करता हूं तो बी माइनस ए माइनस बी और माइनस सी के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये आ गया क्या, ई आर कैप। तो ये देखो ये बेटा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचा मेरा माइनस बी आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज ई आर कैप। तो यही तो अपने को चाहिए था बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कौन बताएगा बेटा आपको बताएगा यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सो ई आर कैप इक्वल्स टू माइनस बी आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन square root of a square plus b square plus c square. So this is the desired result. Okay.
तो बच्चे आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कल। ओके, तो आपको जहां तक सिखाया गया उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस मिले उसको कर डालो, ठीक है, और वेट करो फिर आगे के लिए। बाय बाय।